हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2022 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है आज लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन हो। इसके पहले हम लोग 2023 और 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें दो गो फंक्शन दिख रहा है, दो गो फलन दिख रहा है। एक है अलजेब्रिक फलन x, एक है एक्सपोनेंशियल फलन e के पावर x। जब ये दो फलन गुना में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बेसिकली करते क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सभी कोई देखेगा तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। यदि दो फलन होता है और भी दोनों को दोनों गुना में है तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं। पहले ये डिसाइड करना रहता है कि एक का हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक का इंटीग्रेशन करेंगे। जिसके लिए आई लेट एक रूल बताए थे। जब मैथ पढ़ा रहे थे उसमें हम एक आई लेट नियम बताए थे। इसमें बताए थे कि जो पहले इसमें से आएगा, जो पहले आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और जो बाद में आएगा उसका इंटीग्रेशन के लिए चूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। तो आई का मतलब यहाँ पर है अलजेब्रिक फलन, एक्स यहाँ पर क्या है, अलजेब्रिक फलन है। ई के पावर है तो मतलब ये एक्सपोनेंशियल फलन है, तो एक्सपोनेंशियल फलन बाद में आ रहा है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, मान लो कि इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना था। जिस फलन का डिफ्रेंशिएशन करना होता है उसको जैसे है वैसे रख देते हैं, और जिसका इंटीग्रेशन करना होता है उसका इंटीग्रेशन मान निकाल के यहाँ पे रखते हैं, मतलब इसका इंटीग्रेट करके यहाँ पे लिखते हैं। फिर माइनस साइन देते हैं, और जो यहाँ पे इंटीग्रेशन आया हुआ रहता है वहाँ पर फिर से उस इंटीग्रेशन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जो ये फलन होता है जिसका डिफ्रेंशिएशन चूज किया उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखते हैं। और ये पूरा को हम लोग क्या करते हैं, फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यही जो मान आता है वही क्या होता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम लोग कहते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इस प्रकार का हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये x को डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो उसको जैसे वैसे अभी रहने देंगे, और इसका इंटीग्रेशन करना है तो e के पावर, अगर x का इंटीग्रेशन सभी को पता है कि e के पावर x से आ जाता है, लेकिन अगर a से इसका गुणांक बनता है तो उससे क्या हो जाता है, भाग हो जाती है। बार बार बताते आ रहे हैं, तो e के पावर क्या होगा, 2x होगा, उसको गुणांक से क्या करना है, भाग कर देना है। इंटीग्रेशन में, डिफ्रेंशिएशन में गुणांक से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। फिर माइनस साइन देना है, फिर इंटीग्रेशन का साइन देना है। जो ये इंटीग्रेशन आया उसको जैसे आया इस यहाँ पर रख दिए, जितना इंटीग्रेशन आया उसको यहाँ पर रख दिए। और फिर इसका डेरिवेटिव लिखना है, तो एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। और इस पूरा को फिर से क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के नाम से जानते हैं। तो ये आ गया इतना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले तो 1/2 गुणांक है, बाहर कर लेते हैं। फिर से इंटीग्रेशन यहाँ पर किसका करना पड़ेगा, ई के पावर 2 एक्स, ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो x इंटू ई के पावर 2x/2 माइनस 1/2 है। फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर 2x, फिर से गुणांक से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये देख सकते इतना आ रहा है। ऑप्शन में देख सकते सब जगह ई के पावर 2x/4 कॉमन किया गया है। तो अगर इसमें से कॉमन कर लेते हैं ई के पावर 2x/4, तो देख सकते हैं यहाँ पे था कितना, 2 था, और नीचे से कॉमन किए हैं 4, तो ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा, 2x लिखना पड़ेगा। तभी जाके यहाँ पर 2 से 4 से 2 बार में कटेगा तो ये 2 आ जाएगा। और यहाँ पर x तो कॉमन नहीं किए तो x को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर बीच में माइनस साइन तो माइनस साइन लिख दिए। ये 1/4 नीचे में 4 है तो 4 कॉमन कर लिए, ई के पावर 2x भी कॉमन कर दिए, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचेगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा आप प्लस में क्या ये अक्षर हम छोड़ दिए हैं, एक अक्षर पद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देख सकते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो रहा है इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दो सदिश का डॉट। बार बार ये चीज़ें बताते आ रहे हैं, जब भी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस और डॉट में अंतर होता है। डॉट में हमेशा आई का घटक आई के साथ गुना किया जाता है, जे का घटक जे के साथ गुना करते हैं, और के का घटक के साथ गुना करते हैं। गुना करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब इसमें यहाँ पे आई का घटक 2 है, यहाँ पर आई का घटक 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2। फिर प्लस साइन देना है। यहाँ पर जे का घटक कितना है, -3 है, तो -3, और गुने यहाँ पर जे का घटक कितना है, 2, तो गुने 2। प्लस यहाँ पर के का घटक कितना है, 5, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, 5, गुने यहाँ पर के का घटक कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। ये कितना हो जाएगा, 4 - 6, 5 × 10।
तो ये कितना हो जाएगा, तो प्लस वालों को एक साथ जोड़ देते हैं तो 10 और 4 14, 14 में से 6 घट जाएगा, कितना 8 बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया कौन सा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये बार बार आ रहा है डॉट प्रोडक्ट, तो सभी को आना भी चाहिए निकालने के लिए। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से यहाँ पर दो मैट्रिक्स का गुना दे दिया। गुना में बार बार बताते आ रहे गुना कैसे किया जाता है, फिर भी लोग मिस्टेक कर रहे हैं। पहले रो का गुना पहले कॉलम के साथ करते हैं, और उसको हमेशा जब तक कॉलम खत्म नहीं हो जाता उसको पहले रो में ही लिखते हैं। गुना कैसे किया जाता है कि जब इसमें दो दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है, तो दो दो एलिमेंट है तो इसके इसके साथ गुना किया जाता है और इसको इसके साथ गुना किया जाता है। तो कितना आएगा, 5 गुना का 10, और ये दोनों को जोड़ दिया जाता है, 5 में 5 बचे 25, तो एक जीरो आएगा तो 250 हो गया। अब देखो पहला रो का गुना दूसरे कॉलम के साथ करते, लेकिन दूसरा कॉलम है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब इसमें पहला रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रह जाएगा। दूसरा एलिमेंट कब आता है, जब इसमें दूसरा रो रहता तब। अब आते हैं दूसरा रो का, तो दूसरा रो का गुना फिर से सब कॉलम के साथ करते, तो एक ही कॉलम है। अब दूसरा रो का गुना इसके साथ करेंगे तो इसमें पहले 8 8, इसमें 5 रहता है, 8 5 गुना होगा, 8 5 40, और जोड़ना है 10 में 50 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 500। अब इसी को जोड़ लेते हैं, तो 250 में 10 जुड़ेगा तो 260 हो गया ऊपर में, और नीचे में 500 में 40 जुड़ेगा तो 540 हो गया। तो अब देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है। जब भी एक नीचे में मान दिख गया मतलब ये एक डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स की तरह दिख रहा है, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है, क्या है, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट का हल करना सभी को पता ही है कैसे हल किया जाता है, कोई भी रोल लेकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात करते हैं तो कोई भी रोल लेकर, मान लो कि यही रोल लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो पहला एलिमेंट कितना है, 2 है, तो 2 ले लिए। ये पहला वाला प्लस में लिखा जाता है, ये लाइन हट जाएगा तो ये चारों बचता है, तो ये चारों कैसे गुना किया जाता है, इसमें इससे गुना किया जाता है, इसमें इससे गुना किया जाता है। जीरो में -7 से गुना होगा 0, और फिर माइनस साइन देखिए, 5 में 4 से गुना होगा तो 20 हो जाएगा। फिर जब दूसरा एलिमेंट लिखा जाता है तो माइनस साइन दिया जाता है, लेकिन पहले से ये -3 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसके आमने सामने का एलिमेंट को हटा देते हैं तो ये चारों बचता है, तो ये चारों का गुना ऐसे किया जाता है, इसमें इससे, तो 6 में -7 से गुना, -7 42 हो जाएगा। फिर माइनस साइन दे के इसको गुना करके लिखा जाता है, 4 में 1 से गुना होगा तो 4 हो गया। और फिर यहाँ पर माइनस में हो गया तो ये प्लस में लिखा जाता है, तो प्लस में 5 लिखाएगा। तो ये लाइन ये लाइन इसका आमने सामने का लाइन हटा देंगे तो ये चारों बचेगा। तो 6 में 5 से गुना होगा तो 5 6 30 हो गया, -1 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, +3, और यहाँ पर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुने -42 -4, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, तो -42 -4 -46 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -46 हो गया। अब प्लस 5 गुने कितना हो जाएगा, तो 5 गुने ये 30 बचेगा। सबको गुना कर लेते हैं तो गुना के साथ 40 हो जाएगा, इसमें गुना हो तो ये भी प्लस माइनस माइनस में ही आएगा। 36 18, एक बचेगा, 36 12 1 13, इसमें गुना होता है 5 15, ये 150 आएगा। तो इसको बहुत सिंपली तरीका से यहाँ पर माइनस में 138 है, 150 प्लस में, तो कितना प्लस में बचेगा, 12 गो, अब 12 को प्लस होता है -40 और +12 कितना हो जाएगा, तो अभी तक माइनस में इसका आएगा -40 + 12, तो ये बच जाएगा हम लोग का -28 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 कोटि का, उसका एडजॉइंट निकालने। एडजॉइंट निकालने का तरीका बहुत बार बता दिया गया, लेकिन फिर भी एक बार और बता देते हैं। एडजॉइंट का मतलब होता है क्या है कि जिस एलिमेंट का हम लोग क्या कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पर साइन के साथ लिखा जाता है। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना तो इसका आमने सामने का एलिमेंट को छोड़ दिया जाता है, तो क्या बचा है, 4 तो 4 लिख दिया जाता है। इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जाता है तो इसका आमने सामने के एलिमेंट को छोड़ दिया जाता है, तो क्या बच रहा है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। लेकिन साइन लिखा जाता है, यहाँ पर प्लस होता है माइनस होता है, फिर यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, तो -1 लिखाएगा। ठीक है, अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जाए तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, ये लाइन छोड़ देंगे तो यहाँ पर 3 बच रहा है, तो यहाँ पर 3 होगा। लेकिन यहाँ पर प्लस, यहाँ पर साइन का होता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस में लिखा जाएगा। 4 का कोफैक्टर निकालना है तो इसका आमने सामने को छोड़ देंगे तो 2 बचेगा, ये प्लस में ही होता है तो यहाँ पर 2 ही रहेगा। ये कोफैक्टर लिखने के बाद इसका ट्रांसपोज लिखते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपोज लिखते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो रो में रहता है वो कॉलम में लिखाता है। 4 - 1 है तो ये पहला कॉलम बन जाएगा, -2 2 है तो
3 और 2 है तो -3 और 2 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 2 कोटि का एक और तरीका बताया था निकालने का। सिंपल क्या बोले थे कि इसको एक्सचेंज कर दे, इसको क्या कर दे, एक्सचेंज कर दे, मतलब 2 की जगह 4, 4 की जगह 2, और इसको एक्सचेंज जैसे वैसे लिख दे, सिर्फ आगे में माइनस एक साइन चेंज कर दे, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में लिख देना है, बस साइन चेंज कर देना है, तो यही उसका कोफैक्टर हो जाता है। 2 कोटि का ऐसे भी बता सकते हैं डायरेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है x बराबर a कॉस थीटा, y बराबर a साइन थीटा, तो dy बाई डी एक्स। जब भी x और y दोनों चर किसी तीसरे चर पर डिपेंड करता है, तो इस केस में डेरिवेटिव जो निकाला जाता है dy बाई डी एक्स, इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कैसे निकाला जाता है। dy बाई डी थीटा बटे में dx बटे डी थीटा से क्या किया जाता है, भाग कर दिया जाता है। सबसे पहले हम dy बाई डी थीटा ही निकाल लेते हैं। dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, तो ये तो गुणांक है, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस थीटा, तो ये आ गया। अगर डी एक्स बटे डी थीटा निकालते हैं, डी एक्स बटे डी थीटा निकालते हैं, तो यहाँ से ये तो गुणांक ऐसे ही रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो ये क्या निकल के आ गया, माइनस ए साइन थीटा हो गया। अब दोनों का मान यहाँ पर रख दे, तो ऊपर में है ए कॉस थीटा, नीचे में है माइनस ए साइन थीटा, तो ए से एक कट गया, यहाँ पर माइनस हो गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग डी वाई बटे डी टी निकाल लेते हैं, टी के रूप में लिखा हुआ है, डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं। डी वाई बटे डी टी निकालते हैं, तो 2a तो गुणांक है ऐसे ही रहेगा, और टी का डेरिवेटिव टी के सापेक्ष कितना हो जाता है, 1, ये 2a बच जाएगा। यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं, तो यहाँ पर ये तो गुणांक ऐसे ही रह जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर वाला नियम से लिखेंगे, तो आगे में जो पावर होता है आगे में लिख जाता है, एक पावर घटा के लिखा जाता है, 2 था तो 1 हो गया, तो ये आ गया डी एक्स बाई डी थीटा। अब हमको डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, तभी पता है, इसके लिए क्या लिखेंगे, ऊपर में डी वाई बटे डी टी लिखेंगे, बटे में डी एक्स बटे डी टी लिखेंगे। यही फार्मूला बताया था, डी वाई बाई डी टी कितना आया, 2a आया, और डी एक्स बाई डी टी कितना आया, ए 2a t, इसको लिख सकते हैं, 2a से 2a कट गया, ये क्या बचेगा, 1 बटे टी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं डबल डेरिवेटिव निकालना है इसका, ठीक है। इसका क्या करना है, हम लोग को डबल डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, एक डेरिवेटिव बचा हुआ रहेगा तो उसको डी बाई डी एक्स लिख देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स स्क्वायर का, तो पावर वाला नियम से जो जितना पावर होता है उसको आगे लिखते हैं, एक पावर घटा के लिख देते हैं। फिर 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव सभी को पता होना चाहिए 1 होता है, और अचर पद का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। डेरिवेटिव पहले निकालने से पहले इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते, तो ये 2x प्लस क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर से इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, तो 2 तो गुणांक है ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये अचर पद है तो अचर पद का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से ये क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने पर 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो डेरिवेटिव निकालना है, कॉस इनवर्स साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, कॉस इनवर्स साइन एक्स का। इसका बहुत सारा तरीका है निकालने का, अलग अलग तरीका अपना सकते हैं। फिलहाल अगर हम लोग देखा जाए, तो हम पहले क्या करते हैं, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव चैन रूल अप्लाई करेंगे। इसके जगह पे इसको पूरा एक्स की जगह समझेंगे, एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स है। कॉस इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है, पहले उसका डेरिवेटिव हम दिखाते हैं कि कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसी एक्स की जगह साइन एक्स है, तो हम सेम डेरिवेटिव फार्मूला यूज करेंगे, ध्यान दें। -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस, ये एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह साइन एक्स है, तो यहाँ पर साइन एक्स रखेंगे, और साइन एक्स के द होल स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लिख दिए, साइन। अब x की जगह जब कुछ और रहता है, तो फिर से उसका डेरिवेटिव लिखा जाता है, x की जगह क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव फिर से लिखना पड़ेगा, ये चैन रूल से हम लोग लिखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो -1 बटे रूट अंडर, अब यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाए, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव सभी को पता है कितना होता है, कॉस एक्स होता है। -1 बटे
रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस एक्स। अब रूट से बाहर निकलेगा कॉस एक्स, तो यहाँ पर इसलिए रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ कॉस एक्स बचेगा। ऊपर में भी क्या है, कॉस एक्स है, तो ये कट जाएगा। तो कितना निकल के आ गया, -1 निकल के आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, माइनस। या तो इस तरीका से बनाए, या दूसरा तरीका क्या था कि इसको साइन था तो यहाँ पर क्या कर लेते, कॉस बना लेते, तो कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाता, हट जाता, सिर्फ बच जाता जो आगे में आता। तो अगर एक और तरीका था इसका कि ये जो कॉस इनवर्स, ध्यान से देखिएगा लोग, यहाँ पर साइन एक्स है, इसको साइन को कॉस में बदलने के लिए पूरक यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं कॉस पाई/2 माइनस एक्स जो होता है कितना होता है, साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि प्रॉपर्टीज कॉस इनवर्स कॉस रहता है, आगे में जो भी रहता है वही उसका मान हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये पाई/2 माइनस एक्स हो जाएगा। इसी का डेरिवेटिव का बात हो रहा है। सभी को पता है कि अगर इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं तो इसका डेरिवेटिव में पाई/2 अचर पद है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो ये थोड़ा आसान तरीका हो गया निकालने का, तो इससे भी आंसर कितना आएगा, -1 ही आएगा। तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये दो तरीका हुआ, जो आपको आसान लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है। देखिए उद्देश्य फलन किसको कहते हैं, तो ये हम लीनियर प्रोग्रामिंग जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे उसमें बताए थे। उद्देश्य फलन उसको कहते हैं जिसका मान हम लोग को ज्ञात करना रहता है। तो किसका मान निकालना रहता है, जेड का। तो यही हम लोग का उद्देश्य होता है कि ये जेड का मान कितना आएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य फलन के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्योरा अब यहाँ पर दे दिया है कि इसका न्यूनतम मान, इसी का ये उद्देश्य फलन है, 11x + 2y का मान ज्ञात करना है, न्यूनतम मान, सबसे छोटा मान। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका बताए थे कि इसके लिए डायरेक्ट अभी याद रखा जाए, इसका कुछ नहीं करना है। हमेशा ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही आसान ही क्वेश्चन देगा ये कि x + y हमेशा <7 देगा, और इसका ग्राफ जो होगा यहाँ पर एक y को 0 करेंगे तो ये x पर कटेगा 7 पर, 7,0 होगा, और यहाँ पर 0, कितना होगा, 7 होगा। और यही रीजन हमेशा आएगा, <0 रहेगा। तो यही 3 गो बिंदु आएगा जो कि कॉर्नर पॉइंट बोला जाता है, जहाँ पे ग्राफ मुड़ता है, ये 0,0 होगा। तो इसी तीनों बिंदु में आप देख सकते हैं किस पर मिनिमम आएगा। तो देख सकते हैं मिनिमम मतलब सबसे छोटा मान, तो दोनों अगर 0 कर देते हैं तो 0 आ जाएगा, तो सबसे छोटा 0 ही आएगा ना। अगर मान लीजिए 0 और 7 रखते हैं तो x की जगह 0, y की जगह 7 रखेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। अगर y को 0 और x को 7 रखते हैं तो 7 77 आ जाएगा। तो ये न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम मतलब होता है सबसे कम, तो सबसे कम क्या आएगा, 0 ही आएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। अगर अधिकतम पूछता तो 77 आंसर हो जाता। ठीक, तो यही 3 मान आएगा इस 3 बिंदु पे। ये सब बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। इसमें x + y का अधिकतम मान पूछा है, x + y का मान पूछा है, यही z है, मतलब x + y बोला है तो यही z है। ठीक है, अब देख सकते हैं ये ग्राफ दो जगह कट करेगा। एक बार मान लो y को 0 कर देंगे तो x का मान 3x = 30 होगा, तो 10 आ जाएगा, मतलब ये 10 को क्या होगा, 0 होगा। अगर x को 0 करेंगे तो y का मान 5y = 30, तब 5 उधर भाग में जाएगा तो 6 बार में कट जाएगा, ये 0,6 हो जाएगा। और लेस देन है तो यही रीजन आएगा, तो यही 3 बिंदु मिलेगा, एक 0,0। अधिकतम बोला है तो यहाँ पर एक्स वाई का मान 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, 0 6 रखेंगे तो 0 6 कितना आएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पर 10 से 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो अधिकतम कितना होगा, 10 ही होगा। यहाँ पर 6 आ रहा है इस बिंदु पर, इस बिंदु पर 10 आ रहा है, इस बिंदु पर 0 आ रहा है, अधिकतम क्या हो जाएगा, 10। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी बता सकते हैं, कोई डिफिकल्टी ना है। जिसका मान पूछेगा उसमें एक्स वाई का मान रख देना है, जो बिंदु यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट आएगा उसका मान रख के निकाल देना है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सीधा रेखा का त्रिकोज्या मतलब दिक कोसाइन दिया हुआ है तो एक्स का मान पूछा हुआ है। तो ये दिक कोसाइन दिया हुआ है, दिक कोसाइन में एक एक्स दिया हुआ है, तो ये एक्स का मान पूछा है। हमको पता है दिक कोसाइन का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो कितने के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो ये पहला एल का मान होता है, फिर एम और ये एन का। तो ये 3/√77 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस -2/√77 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
n की जगह है x, तो x के स्क्वायर बराबर यही x का मान हमको निकालना है। तो 3 3 9 हो जाएगा, और रूट है तो यहाँ पर रूट खत्म हो जाएगा 77, ये दूना का 4 हो जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा 77 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करिए, उधर ले जाकर सिंप्लीफाई कर, दोनों में से कर सकते, तो 1 माइनस क्या होगा 9/77 माइनस 4/77, 1 रख के एलसीएम लेंगे तो 77 आएगा, तो यहाँ पर 77 हो जाएगा, माइनस ये 9 माइनस ये 4, तो ये घटेगा। तो अगर 77 में से 9 घटाएंगे तो ऑब्वियस है कि 68 आएगा, 68 में से अगर 4 घटेगा तो 64 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 64/77। ये एक्स स्क्वायर का मान आया, तो एक्स बराबर इधर जाएगा तो रूट बनेगा, ये पॉजिटिव मान ही लेना है, निगेटिव नहीं लेना है इसमें, तो ये रूट बनेगा, तो यहाँ एक्स का मान 64 का रूट कितना 8 होता है, 77 का रूट नहीं निकलेगा, तो ये 77 रूट के अंदर ही रहेगा। तो देख सकते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहले क्रॉस करना है, फिर क्या करना है डॉट करना है, पहले क्रॉस करना है फिर डॉट करना है। तो पहले इन दोनों को क्या करेंगे क्रॉस, हमेशा जब भी तीनों देगा तो हमेशा तीनों में क्या करना रहता है, पहले हम लोग दो का क्रॉस करते हैं तब तक डॉट करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट दो का कैसे निकलता है, मान लो कि यही पहले हम लोग को क्रॉस निकालना है, इसके साथ इसका क्रॉस, क्रॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट में पहला रो में आई जे के लिखाता है, ठीक है, दूसरा रो में दूसरे पहला वाला सदिश का घटक लिखाता है, घटक में ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये 1 -1 -1, दूसरा का यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 2 और -1, तो 1 2 -1। अब इसी को क्या करना है, इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। अगर हम इसका बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सभी को आता है, तो ये आई कैप हो जाएगा। आई कैप के बाद अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइन हट जाएगा, तो इसमें से गुना होगा, -1 में -1 से गुना होगा 1 हो जाएगा, -2 में -1 से गुना होगा तो -2 आएगा, तो पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये दूसरा वाला माइनस जे लेते हैं तो ये माइनस जे कैप हो जाएगा, तो ये लाइन हट जाएगा, तो 1 में -1 से गुना होगा -1 हो जाएगा, फिर -1 में -1 से गुना होगा तो -1 आएगा, फिर माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के कैप, तो ये लाइन हट जाएगा सामने सामने का, तो ये चारों बचेगा, तो एक में 2 से गुना होगा 2, एक में -1 से गुना होगा -1, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसी को सिंप्लीफाई करके लिख लेना, तो ये 3 आई कैप हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 जे कैप बचेगा, प्लस में यहाँ पर 3 के कैप बचेगा, यही आ गया क्रॉस। इसी के साथ इसका अब डॉट करना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसके साथ इसका डॉट करना है 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया डॉट कैसे किया जाता है, घटक के आई वाला घटक के साथ आई का गुना, जे वाला घटक के साथ जे का गुना, और के वाला घटक के साथ के का गुना। यहाँ पर आई का घटक कुछ नहीं आगे में लिखा है, मतलब 1 है तो 1 गुने 3, और जोड़ते जाना है। जे का घटक यहाँ पर कितना 1 है, आगे में कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 होगा, यहाँ जे का घटक क्या है 0 है, प्लस यहाँ पर के का घटक कितना है 1 है, और यहाँ पर के का घटक कितना है 3 है। तो गुना करेंगे तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3, और 1 में 0 से गुना होगा 0, यहाँ पर 3, तो इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ बोला गया है कि कोई समतल दिया जाता है, समतल का द्विक अनुपात अभिलंब का द्विक अनुपात होता है। अब बार बार बताते आते हैं कि किसी समतल का अभिलंब का द्विक अनुपात कौन होता है, जो एक्स वाई जेड के गुणांक होता है वही उसका द्विक अनुपात होता है। तो 3 4 5 क्या है द्विक अनुपात 3 4 5, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन तल x बराबर 0 के समांतर है। तो देखिए x बराबर 0 वाला तल कौन सा तल कहलाएगा, अगर मान लो कि डायग्राम से दिखाते हैं, ये है, मान लो कि ये x है, ये y है और ये z है। x बराबर 0 का मतलब है कि उसमें क्या x वाला एक्सिस नहीं आएगा, मतलब जो तल होगा यही वाला तल जो होगा वाई जेड वाला,
यही x बराबर 0 वाला तल होगा। ठीक, इसके समांतर कोई भी तल लेंगे तो कहीं ना कहीं किसी एक x बराबर 0 पर, बाकी पर क्या इसका समांतर। हम बोल चुके हैं पहले से कि वाई जेड, इसको हम लोग वाई जेड तल भी कहते हैं। तो वाई जेड तल के समांतर, वाई जेड तल के समांतर कोई अगर तल होता है तो उसका समांतर तल का समीकरण जो होता है वो क्या होता है, तो x बराबर a होता है। सेम चीज़ बता दी है, ये वाई जेड मतलब x बराबर 0 का मतलब है वाई जेड तल। ठीक, अगर z बराबर y बराबर 0 लिखते हैं मतलब कौन सा तल होगा, एक्स जेड तल होगा। कौन सा तल होगा, एक्स जेड। इसके तल के समांतर कोई भी एक तल का समीकरण लिखना रहेगा तो y बराबर b हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ x बराबर जो रहेगा वही आंसर होगा, तो x बराबर -5 इसके क्या होगा, समांतर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तल 2x - 3y + 4 के समांतर तल का समीकरण। समांतर तल, इसके समांतर कौन सा तल कहलाएगा, जिसका दीर्घ अनुपात इसके दीर्घ अनुपात की या तो बराबर हो या इसका अनुपात का अनुपात बराबर हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2/2 1 आएगा, -3/3 1 आएगा, 4/-, यहाँ पर -1 आ जा रहा है, तो ये अनुपात बराबर नहीं हो रहा है। इससे मिलाते हैं तो 2/2 1 आएगा, -3/-3, ये भी माइनस माइनस करके 1 ही बचेगा, 4/4 ये भी क्या हो रहा है, 1 ही आ रहा है। मतलब इसका अनुपात का, दीर्घ अनुपात का अनुपात बराबर आ रहा है, मतलब ये इसके क्या है, समांतर है, और कोई दूसरा मैच नहीं करेगा, चेक कर सकते हैं। ठीक, तो अनुपात का जब अनुपात बराबर, दो तल समांतर कब होता है, जब a1/a2 बराबर होता है, b1/b2 बराबर होता है c1/, ये तल का क्या होता है, विलंब का दीर्घ अनुपात होता है, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो ये ध्यान में रखना है, जिसका तल का दीर्घ अनुपात का अनुपात क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो वही उसका क्या होता है, समांतर होता है। बहुत इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, अगर 2024 का वीडियो देखिएगा तो उसमें सारे चीज़ें क्लियर हो जाएगा जो हम बताएं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर लंबवत तल का समीकरण पूछ दिया। अभी हम यहाँ पर समांतर का बात करें, लंबवत तल का समीकरण कौन होता है, जब a1/a2 + b1/b2 + c1/c2 का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो गुणा करके अगर जोड़ देते हैं वो 0 के बराबर आ जाता है, तो वो दो तल क्या कहलाएगा, चेक करते हैं। इसका दीर्घ अनुपात ये हो जाएगा a1 b1 और ये हो जाएगा c1, जो इसका गुणांक होगा xyz का। ये जो होगा ये a2 b2 c2 हो जाएगा। चेक करते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 × 1 प्लस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -5 है, तो कितना आएगा, 3×5 = 15, माइनस में आएगा तो यहाँ पर -15, चलिए लिख ही देते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे -5 है, और प्लस में यहाँ पर -1 है, और यहाँ पे कितना है, -11 है। तो इसे गुना करके चेक करते 0 आ रहा है, तो ये 4 हो गया, 3 में -15 से -5 से गुना तो -15 हो जाएगा, और ये दोनों माइनस में है तो 11 में यहाँ पर प्लस में 11 हो जाएगा। तो ये क्या है, 4 और 11 15, 15 में से 15 जाएगा 0, तो ये 0 आ जा रहा है, मतलब यही तल क्या है, लंबवत है। दूसरा चेक कर सकते 0 नहीं होगा, 4 में 1 से गुना होगा 4, 3 में -1 से गुना होगा -1, तो 1 बचेगा, और -1 में -1 से गुना होगा तो +1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर भी 1 बचा, 1 1, तो यहाँ पर 2 हो जा रहा है, तो ये 0 नहीं हो रहा है, तो बस यही एक 0 हो रहा है, चेक कर सकते हैं, ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से डिटर्मिनांट निकालने के लिए दिया कि डिटर्मिनांट कितना आएगा ये दोनों का। देखा जाए, अगर डिटर्मिनांट निकालना है तो देख सकते हैं ये C2 कॉलम है, ये C3 है। अगर C3 में से C2 को घटाते हैं तो ये C3 क्या हो जाएगा, C1 के बराबर हो जाएगा। तो दो कॉलम बराबर है तो डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर से एक बार यहाँ पर दिखा देते हैं कि ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, C3 को चेंज कर रहे हैं C3 - C2 से। तो C1 में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे वैसे लिखाएगा। C2 में भी कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे वैसे लिखाएगा। C3 परिवर्तन कर रहे हैं, C2 में से C3 में C2 घटा दो, 7 में से 5 जाएगा 2, -2 में से -8 घटेगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3। इसमें ये दो कॉलम क्या हो गया, बराबर हो गया था। किसी भी डिटर्मिनेंट का दो कॉलम बराबर हो जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये थोड़ा सा क्या हो गया कि ऑपरेशन यूज कर लिए तो हम लोग को आसान हो गया आंसर बताना, बहुत जल्दी से आंसर हम बता दिए। ठीक है, आज हम लोग कंप्लीट ही करके छोड़ते हैं। फिर से एक और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए दे दिया। अगर ऑपरेशन तुरंत ध्यान में आ रहा है तब जाके अप्लाई कीजिए,
नहीं तो मत अप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों कॉलम को जोड़ते हैं तो जोड़ के कोई एक को लिखते हैं तो ये पहला के बराबर हो जाएगा। मतलब C2 को चेंज कर दे C2 + C3 से, जिसको चेंज करते हैं बस उसी को चेंज करते हैं, बाकी जैसे वैसे लिखते हैं। C2 को चेंज कर रहे दोनों को जोड़ करते, एक में 3 जुड़ेगा 4, 2 में -2 जुड़ेगा 0, 7 में -2 जुड़ेगा 5, और यहाँ पर 3। ये तो चेंज नहीं कर रहे, जैसे है वैसे लिखाएगा। तो फिर से ये दो कॉलम क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ऑपरेशन यूज करके तुरंत आंसर बता सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे भी डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व होता है वैसे भी सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखा जाए यहाँ पे ध्यान दे कि ये क्या दिया हुआ है, तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स जब भी देगा तो बाहर में कोई भी एलिमेंट रहेगा तो सारा एलिमेंट के साथ गुना होता है। लेकिन मान लो 3 है, अगर ये डिटर्मिनेंट रहेगा तो डिटर्मिनेंट में ये 3 का गुना किसी एक रो के साथ ही कर सकते हैं, या तो इसके साथ कर सकते हैं, इसके साथ करेंगे तो फिर दूसरे के साथ नहीं करेंगे, या नीचे वाला रो के साथ कर लेते तो पहला वाला जैसे है वैसे ही रहेगा। तो किसी ना किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम के साथ कर सकते हैं, किसमें, डिटर्मिनेंट में। लेकिन मैट्रिक्स का नियम ये है कि ये सभी के साथ गुना होता है। मतलब 3 × 5 = 15, 6 × 3 = 18, 7 × 3 = 21, 8 × 3 = 24। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, 3 × 5 = 15, 6 × 3 = 18, 7 × 3 = 21, 8 × 3 = 24। तो ऑप्शन सी में है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर भी फिर से वही मैट्रिक्स दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट नहीं दिया हुआ है। तो फिर सब में गुना होगा, 2 में 1 से गुना होगा, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 4 3 12। चेक कर सकते हैं किस में है, तो कोई 4 दूना के 8 होगा, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, 2 1 में 1। तो यही वाला ऑप्शन दिख रहा है जो कि सभी में गुना हो रहा है 2 से, तो यही आएगा। तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। सभी कोई ध्यान से सुन ले। मेरा लास्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, मैथ का सब्जेक्टिव का क्लास डेली चलेगा। मैथ का सब्जेक्टिव का क्लास डेली चलेगा, और बाकी सब जो भी अब सब्जेक्ट बच रहा है सबका सिर्फ सब्जेक्टिव का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, जो कि एक मैराथन के तहत बताया जाएगा। मतलब एक ही वीडियो में सारे कंबाइंड रहेगा। वो क्लास किस दिन कौन सा चलेगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप लोग उसको कंप्लीट देखना है सभी को वीडियो। मैथ का खाली अलग से चलते रहेगा, सब्जेक्टिव का, इसलिए मैथ का सब्जेक्टिव पढ़ना जरूरी है, तभी जाकर मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएगा। लेकिन बाकी सबका सब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और सिलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि आप अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक, तो ये हम लोग अगले क्लास से शेड्यूल आपको लग जाएगा। लेकिन मैथ का डेली क्लास चलेगा, सब्जेक्टिव का इस बात को भी ध्यान में रखना है। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।